नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान हाई कोर्ट से पायलट गुट को राहत मिलने के बाद अब अशोक गहलोत कैंप में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की गई तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोरोना संकट का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंच गए, जहां विधायकों ने मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी की। इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया, यानी अभी पायलट गुट को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। एक रिपोर्ट देखते हैं। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया, जिसमें सचिन पायलट खेमे को राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। उधर कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गहलोत विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने गवर्नर हाउस पहुंच गए, जहां विधायकों ने अशोक गहलोत के समर्थन में नारेबाजी की। क्या है पूरा मामला? दरअसल कोर्ट में सचिन पायलट खेमे की तरफ से एक याचिका लगातार केंद्र को इस मामले में पक्षकार बनाने की अपील की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि सभी दलीलें सुने जाने के बाद केंद्र को इस मामले का पक्षकार बनाया गया है। तो हाई कोर्ट अब केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा। गौर हो कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट खेमे के 19 बागी कांग्रेसी विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत अन्य ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता मामले की सुनवाई करने पर रोक लगा दी थी। अब राजस्थान की लड़ाई हुई मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सियासी संकट में अब राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के बीच जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए, तो वहीं इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की थी। लेकिन राज्यपाल की ओर से कोरोना संकट का हवाला देकर विधानसभा सत्र को नामंजूर कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं होगा। यानी अशोक गहलोत गुट को पहले हाईकोर्ट से झटका लगा और अब राजभवन से भी कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत सरकार की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है, जिसमें तत्काल विधानसभा का सत्र बुलाने और बहुमत साबित करने की बात की जा सकती है। हमलावर हुए अशोक गहलोत। वहीं इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने सीधे शब्दों में कहा कि राज्यपाल पर केंद्र की ओर से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने संविधान की शपथ ली है और ऐसे में उन्हें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर राज्य की जनता आक्रोशित होकर राजभवन का घेराव कर लेती है तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है। दरअसल अशोक गहलोत का दावा है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में सत्र बुलाकर राज्य के संकट के साथ साथ इस संकट पर भी चर्चा हो जाएगी और सब कुछ जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन एक के बाद एक मिल रहे झटकों के बाद अब सीएम अशोक गहलोत को खतरा महसूस होने लगा है।
खैर, इस पूरे मामले पर ये तो साफ हो गया है कि अशोक गहलोत के सामने अब लगातार चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ विधायकों की मांग है कि वो जल्द बहुमत साबित करें और होटल से बाहर निकलें, और दूसरी तरफ पायलट गुट को दिए गए नोटिस पर भी स्टे लग गया है। ऐसे में अदालत की कार्रवाई लंबा वक्त ले सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। राजभवन में, राजस्थान के राजभवन में राज्यपाल के घर में इस समय गवर्नर हाउस में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस, मुख्यमंत्री गहलोत ये चाहते हैं कि परेड की मंजूरी मिल जाए, परेड मंजूर हो जाए। समर्थन पत्र दे दिया है, सहमति सारे हस्ताक्षर करके दे दिए हैं, लेकिन अगर ये मान लिया जाए तो कवायद खत्म हो और सत्ता को फिर से प्रारंभ किया जाए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। राघव, राजस्थान में ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, बीजेपी कह रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखा जाए तो एक तरह से पूरा जो पॉलिटिकल ड्रामा है इस समय पूरे अपने चरम पर है, क्योंकि जहां पे हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो एक सजे हुए मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो कल से बौखलाए हुए हैं। उनकी बौखलाहट जो है उनकी जुबान में, उनकी बात पे साफ नजर आ रही है। फिर उसके बाद में वो आज सुबह मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं हम सीधे राज्यपाल के पास जा रहे हैं, जबकि राज्यपाल साहब ने मिलने से मना कर दिया था। उसके बावजूद 4 गाड़ियों के अंदर भर के ये गए। 55 सीटर की 2 बसें थी और 33 सीटर की 2 बसें थी। ऐसे करके लोग बैठ के बसों के अंदर 4 बसों में वहां पे गए राजभवन में। वहां जाके नारेबाजी करी। नारेबाजी के अंदर ये भी कहा अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, और इसके साथ ही लोकतंत्र जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाए उन्होंने। और जबकि वहां पे राज्यपाल ने उन्होंने कह दिया कि एकदम से जो है सदन को बुलाना उचित नहीं होगा और बुलाया नहीं जा सकता है। वो कुछ कारण बताए, संवैधानिक कारण बताए। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हैं, उन्होंने भी जो है आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो अमर्यादित भाषा है वो गलत है, और जबकि वहां पे शक्ति प्रदर्शन जो कर रहे हैं वो बैठ के, वो गलत है। एक तरफ तो पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की बात करने की मांग भी आती है, और फ्लोर टेस्ट के लिए फिर वो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है कि भले कि कह रहे थे 12 दिन पहले करा दो, लेकिन अब 12 दिन बाद कराया जा रहा है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है एक हास्यास्पद स्थिति भी है कि अशोक गहलोत पूरे कुनबे के साथ, पूरे सूबे के साथ जो है जाके राज्यपाल के घर के अंदर बैठ जाते हैं, वहां पे धरना देते हैं, वहां पे डटे हुए हैं। अभी भी उनको इंतजार है, क्योंकि सूचना ये है कि राज्यपाल एक बार फिर से उनसे मिलेंगे। तो इस बात को लेके जो है वो आश्वस्त है और वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं कि अब आगे क्या होगा। बहरहाल पूरी राजनीति की निगाहें जो है पूरे देश की जो है अभी इस समय टिकी हुई है राजस्थान पे, कि राजस्थान की राजनीति सियासत के अंदर अब अगला कदम क्या होगा। क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो है सचिन पायलट खेमे को भी राहत मिल चुकी है, उनकी विधायकी भी कहीं नहीं गई, अभी वो विधायक रहेंगे और कांग्रेस के अंदर रहकर ही कांग्रेस की कलहबाजी जो है उसको ना सुलझाने का प्रयत्न वो लगातार करते रहेंगे, जैसा कि उनके बिल्कुल चुप्पी से साफ तौर से नजर आता है। क्योंकि वो बिल्कुल चुप है, चुपचाप है, इस तरह को बयान दे नहीं रहे। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर से बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं यहाँ पे सब्जी बेचने थोड़ी आया हूँ। और फिर आज उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि भाई जो राज्यपाल महोदय के पास मैं जा रहा हूँ, अगर राज्यपाल महोदय नहीं करते हैं, नहीं देखते इस मामले में, फ्लोर टेस्ट नहीं करते, तो फिर यहाँ राजस्थान की जनता जो है राजभवन को आकर घेरेगी। इस बात को भी जो आड़े हाथों लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। खैर भारतीय जनता पार्टी के पास तो अब यही अवसर बचा है कि वो उनके प्रश्नों को जो है आड़े हाथों ले, उनकी बातों को जो है असंवैधानिक घोषित करे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है बौखलाहट मुख्यमंत्री के चेहरे पे जरूर दिखती है कि उनके पास बहुमत है, वो गिराने को ले आए, और बहुमत में होने के बाद भी उनको अल्पमत सरकार कहा जाता है बार बार। और उनके जो कार्यशैली है, उस कार्य क्षेत्र है, उसके अंदर कार्य पूरी तरीके से नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के अंदर जो है राजस्थान की स्थिति भी बड़ी खराब है, जिसमें उनके खुद का गृह जिला जोधपुर जो है सबसे ज्यादा गंभीर पीड़ित है। ऐसे समय के अंदर जो है इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, तो जाहिर तौर पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है राजस्थान की राजनीति पे कि अब अगला दौर क्या होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर वो पल गिनाया है। भैरव सिंह सरकार शेखावत
साहब की सरकार थी, उस समय का समय गिरा उन्होंने कि वो खुद गए थे उस समय डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव के पास। उन्होंने कहा था कि राजस्थान की परंपरा ये नहीं है जोड़ तोड़ की सरकार से राज्य चले, तो बोले मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि भैरव सिंह साहब की सरकार जो है वो गिर जाए। वो स्थिर सरकार रहे, सरकार पूरे 5 साल शासन करे, क्योंकि उनको जो गतिविधियां उन्होंने चलाई है, जो परियोजनाएं जो योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए, औरों के लिए, सभी वर्गों के लिए चलाई है, उसको जो है बिल्कुल पूरी तरह से संचालित किया जाए। राघव, ये जो सियासी तनातनी है ये बिल्कुल बढ़ती जा रही है, लेकिन अब शहर मात पर पूरा खेल सियासत का राजस्थान की राजनीति का आ गया है। इस समय हमारे साथ राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता जगत शर्मा जुड़ चुके हैं। जगत शर्मा जी, आपका एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जगत शर्मा जी, ये जो न्यायिक और संवैधानिक जो हल है वो नहीं निकल पाया है और सियासत बहुत गहराती जा रही है, और अब राज्यपाल के भवन में धरने तक, वहां पर गार्डन में सियासत पहुंच गई है। अब संवैधानिक हल इसका क्या हो सकता है? कोर्ट ने कहा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसी केस की। जी, संवैधानिक हल तो इसका ये है कि राज्यपाल सत्र कन्वीन करने की परमिशन दें सरकार को। मंत्रिपरिषद ने मीटिंग करके एक संकल्प पारित किया है सत्र बुलाने के लिए, और उसकी सत्र बुलाने की जो चिट्ठी है वो राज्यपाल को कल से दे रखी है, और राज्यपाल ने अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जबकि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 174 कहता है कि जब भी मंत्रिपरिषद सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल से कहेगी, राज्यपाल का ये संवैधानिक दायित्व है कि वो सत्र बुलाएं। अब जो स्थिति हो गई है वो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार को गिराना है किसी भी तरीके से। संविधान, कानून, लोकतंत्र, ये सब बातें बहुत पीछे चली गई हैं। अब किसी भी तरीके से सरकार को, राजस्थान सरकार को गिराना है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है और उसी दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं जो संवैधानिक जो पूरी मर्यादा थी, कहीं न्यायिक मर्यादा थी, क्या आपको लगता है कि वो कहीं टूट रही है? सर, बहुत टूट रही है। न्यायपालिका और विधायिका में तो टकराव की स्थिति हो ही गई है। जब न्यायपालिका ने पायलट गुट के एमएलए की पिटीशन स्वीकार की और सुनना शुरू किया उसको, तब 2 बार स्पीकर से ये रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने नोटिस पर कोई कार्रवाई न करें, और स्पीकर ने एक शिष्टाचार के नाते उनकी वो रिक्वेस्ट मानी। लेकिन तीसरी बार जब ऑर्डर रिजर्व रखा गया तब एक वर्ड ऐसा कह दिया गया, और आज तो उससे भी ज्यादा स्टेटस को कर दिया गया उस चीज को। न्यायपालिका का एज पर लॉ, आज जो कानून है देश का, वो अलग बात है कि कल को आप कानून बदल दें, वो एक अलग बात है कि कल को सुप्रीम कोर्ट जाके कानून बदल दे, संसद कानून बदल दे। लेकिन आज जो घटनाएं हैं, आज जो चीजें उठी हैं, उनका फैसला तो आज जो मौजूदा कानून है उससे होगा ना। और आज का मौजूदा कानून 5 जज बेंच का जजमेंट, किहोटो जजमेंट 1992 का स्पष्ट कहता है कि जब तक स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर नहीं करते हैं, तब तक कोई कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। 10 शेड्यूल के पैरा 6 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन इस शेड्यूल से संबंधित, स्पीकर के राइट से संबंधित नहीं होता है। बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर कोर्ट इंटरफियर कर सकते हैं। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि एक शो कॉज नोटिस को स्टेटस को कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट का जजमेंट है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति है सीधी सीधी। ये जो फर्स्ट प्रेयर में है, दूसरा पक्ष हम राजभवन में देख रहे हैं कि कैबिनेट ने एक संकल्प पारित किया और माननीय राज्यपाल महोदय को विधानसभा का सत्र बुलाने की चिट्ठी कल से लिखी हुई पड़ी है, और उसको अब तक परमिशन नहीं दी गई है सत्र बुलाने की। क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, क्या चर्चा करेंगे, क्यों करना चाहते हैं, कोरोना काल में सत्र बुलाना जरूरी है क्या? कोरोना जगत शर्मा जी, जरूरी था और यहाँ बुलाना जरूरी नहीं है। जगत शर्मा जी, ये जो संवैधानिक पद है, राज्यपाल का पद है, संवैधानिक सियासी जो पद है, एक स्पीकर का जो पद है, सदन के विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है, आपको लगता नहीं है या ये कहीं इनकी दिशा भी सही होनी चाहिए, तो एक सियासी जो टकराव था वो कभी कम हो सकता था? सर, बहुत शुरू से इन पदों पर राजनीतिक लोग बैठते आए हैं, लेकिन इस तरीके का जो
अभी चल रहा है माहौल पक्षपात का, इस तरीके का कभी नहीं हुआ। रास्ते निकालते हैं लोग जिन दलों से संबंधित होते हैं उनका फेवर करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, उनको खुलेआम इस तरीके से धज्जियां नहीं उड़ाई जाती। आर्टिकल 174 सीधा सीधा स्पष्ट ये कहता है कि कैबिनेट की सिफारिश पर बाध्य है, ये ऑब्लिगेशन है उनका, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है राज्यपाल का कि वो सत्र बुलाएंगे, बिल्कुल। और उसके बावजूद राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं। बिल्कुल। राघव शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। राघव शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा जो कि अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के राजस्थान के, उन्होंने कल सुबह 11 बजे सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो फिर कोरोना की जो गाइडलाइन है, जो तमाम नियम है कोरोना के आम आदमी के लिए, वो तो सब धराशायी हो गए। अब तो सियासत ही सियासत हो रही है चारों तरफ। जी, बहरहाल देखा जाए तो सियासत का ही पूरा दौर इस समय चल रहा है। राजस्थान के अंदर देखने को वही मिल रहा है। जिस तरह के जो बयान मुख्यमंत्री ने आज अपने खुद मुख से दिए कि राजभवन को भी जो है राजस्थान की जनता आकर घेर लेगी, और फिर ऊपर से अभी गोविंद सिंह डोटासरा ने जो निर्देश दिए हैं कि सभी को कि प्रदर्शन जो है वो किए जाए। अब प्रदर्शन की गाइडलाइन जारी की है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से बात जो कही जा रही है, बात जो सुनने में आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में जब सरकार भी इस तरह की परिस्थितियों गुजर रही है तो जनता को जो है उस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, और ताकि कोरोना से बचाव रहे। वहीं जो राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की सरकार को भी जो है कुछ स्थितियां हालांकि ऐसी पैदा हो गई है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार खेमे ने भी जो है काफी समय दिया, और उसको समय देने के बाद जब समय पूर्ण हुआ उसके बाद सीडी दर सीडी मतलब पूरे प्रॉपरली तरीका जो होता है चढ़ने का जाने का, पहले पत्र देने का, लेटर देने के बाद फिर खुद फोन पे बात करने का, फोन पे बात करने के बाद फिर खुद चले जाने का, तो हर उस स्टेप का भी उन्होंने प्रोटोकॉल का भी पालन किया है। अब वो वहां जाके बैठ गए हैं, बोले फ्लोर टेस्ट कर लो आपको करना हो तो, सभी विधायकों को ले गए हैं, बोले फ्लोर टेस्ट करना हो तो कर लो यहाँ पे बैठ के। मीडिया वालों को तक को कहलवा दिया सबसे पहले, आप जहाँ पे पहले अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि जो मदेरणा है उनकी बेटी दिव्या मदेरणा वहाँ पे अशोक गहलोत खेमे में है कि नहीं है, तो सबसे पहले आज वही पहुंची, साथ में शांति धारीवाल के साथ में सबसे पहले वही राजभवन पहुंची। राजभवन पहुंच के उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया, और फिर वहां पे राजभवन में जब एंट्री नहीं दी जा रही थी तो उसके बाद व्यवस्था करवाई और अंदर एंट्री करवाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो अशोक गहलोत खेमा है, अशोक गहलोत खेमा राजनीति में चतुर तो है ही, माहिर तो है ही, लेकिन राजस्थान की जनता भी कोरोना को लेके जो है काफी सतर्क नहीं है। और अब जो राजनीति जिस तरह की हो रही है वो राजस्थान के इतिहास में अभी तक नहीं हुई है, जोड़ तोड़ की इस तरह की राजनीति की, कहा जाए प्रदर्शन भी करो, कहा जाए इकट्ठे भी हो, सरकार को बचाने के लिए अपना बाहुबल पूरी तरह से दिखाओ, इस तरह का राजस्थान के अंदर नहीं हुआ है। यूपी बिहार में जरूर देखा जाता है कि बाहुबल दिखाया जाता है, लेकिन बाहुबल दिखाने का राजस्थान के अंदर इतना रिवाज नहीं है। राजस्थान के अंदर तो एक कल्चर दूसरी तरह का है, एक शिष्टाचार कल्चर जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होते हैं सभी से मिलते हैं, करते हैं, पूरा समय देते हैं, एट होम पार्टी करते हैं, उसके अंदर बुलाया जाता है। तो लेकिन कल्चर जो है पूरा बिगड़ चुका है, सिद्धांत जो है पूरे ताक पे रख दिए गए हैं। अब तो सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई रह गई है, मैं और सिर्फ मैं हूँ मैं है। और अपनी जैसे परसों भी बात हुई थी कि कांग्रेस को सब समेट लेना चाहिए, तो ये समेटने में देर हो गई लगता है काफी, लेकिन फिर भी अभी अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि सब निपट जाए, सब सिमट जाए। यहाँ तक कि राज्यपाल ने भी साफ तौर पर उनको कह दिया है, जो सूत्रों वाले से खबर आई है, कि आपकी सरकार को कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई कहीं नहीं रहा फ्लोर टेस्ट के लिए, आप क्यों जिद पे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ये कह के वो अंदर चले गए थे। तो उसके बाद भी अशोक गहलोत जो अपने विधायकों मंत्रियों के साथ परामर्श, लोगों के साथ जो है मिलके परामर्श वहां पे कर रहे हैं, और वापस मांग गए, और राज्यपाल जो है फिर से उनसे मुलाकात करेंगे। और बीजेपी को जो है पूरी तरह से आड़े हाथों अशोक गहलोत सरकार ने लिया है कि लगातार बीजेपी जो है यहाँ एक और अशोक गहलोत सरकार पे सियासी संकट के बादल मंडराए हुए हैं। वहीं पे दूसरी और उनके जानकारों को उनके भाई के घर पे तक पे ईडी की छापेमारी की जा रही है, और
इनकम टैक्स कार्रवाई हो रही है, और यहाँ तक कि यहाँ राजस्थान पुलिस मानेसर जाती है तो मानेसर पुलिस उनका साथ नहीं देती है, हरियाणा पुलिस जो है राजस्थान पुलिस का साथ नहीं देती है उनकी एसओजी टीम का। तो कई तरह की बातें, कई तरह के सियासी मायने जो है इन चीजों से निकल के आते हैं। उसमें जाके यही लगता है कि कोरोना जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। जगत शर्मा जी, जो वर्तमान परिदृश्य है, जो न्यायिक प्रक्रिया में कहीं एक तमाम जो 2 प्रेयर की गई थी, दोनों प्रेयर में एक प्रेयर के लिए सेंटर का रिप्रेजेंटेशन मांगा है, यथास्थिति दूसरी प्रेयर पर रखने के आदेश दिए गए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर सदन जो सदन था वो सदन कहाँ रहा फिर? सर दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो अलग है बिल्कुल, सदन की कार्यवाही से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सत्र आहूत किया जा सकता है सदन का। और ये जो बातें चल रही हैं कि गहलोत साहब अपना बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुला रहे हैं, गहलोत साहब ने कब कहा मैं बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुला रहा हूं? सदन की जरूरत, सदन की कार्यवाही की जरूरत बहुत चीजों के लिए पड़ती है। कोई नया बिल पेश करना हो, जो वर्तमान परिदृश्य है, कोरोना की स्थिति है, जो कार्यवाही अब तक की गई है, जो आगे की जानी है, उन पर चर्चा करनी हो, कई चीजों के लिए सत्र की जरूरत पड़ती है। और राज्यपाल महोदय सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दे रहे। और जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना नो डाउट एक बड़ी महामारी है, बड़ा संकट है पूरी मानव जाति के सामने, हिंदुस्तानियों के सामने भी। लेकिन कोरोना में जो केंद्र सरकार की भूमिका रही है शुरू से, वो हम सब देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना को डील किया गया है। जब 500 केस थे देश में, तब पूरे देश पर ताला लगा दिया गया था। लाखों मजदूर बेचारे एक जगह फंस के रह गए। जब निकले पैदल चलने पर मजबूर हुए, रास्तों में मर गए लोग। तब सरकार को, केंद्र सरकार को कोरोना नहीं दिख रहा था। तालियां थालियां बजवा के ये लोग कोरोना से निपटना चाह रहे थे। वो तो भला हो राज्यों का जिन्होंने अपने लेवल पर अपनी क्षमताओं से अधिक एफर्ट्स करके, जहां उनको धन की जरूरत थी, राज्य बेचारे कह कह के परेशान हो गए कि सेंट्रल फंड्स इश्यू करे, सेंट्रल फंड्स इश्यू करे। सेंट्रल ने फंड्स इश्यू नहीं किए, उनके हिस्से का जीएसटी रिफंड्स तक उनको नहीं दिए। उसके बावजूद राज्यों ने अपने तरीके से, वो बीजेपी शासित राज्य हों या वो कांग्रेस शासित राज्य हों या दूसरी सरकारों के, दूसरे दलों के राज्य हों, सबने, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। कहीं ये लगता है जो व्यवस्था जो वर्तमान कोरोना के नाम पर, चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनिए, कोरोना के नाम पर अगर लोकतंत्र को दबाया जाएगा, जो कि रणनीति स्पष्ट दिख रही है केंद्र सरकार की, कि कोरोना के नाम पर किसी को बोलने की अनुमति मत दो। जो जहां हमने हमारी मनमानी करनी है, जहां निरंकुशता दिखानी है, वो दिखा लो। कोई बोलना चाहे तो उसका मुंह कोरोना के नाम पर बंद कर दो। तो कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा। हम जीतेंगे, एक दिन ये मनुष्य जाति जीतेगी, कोरोना पर विजय पाएगी। लेकिन लोकतंत्र, जी, लोकतंत्र तो हमारी पीढ़ियों के लिए जरूरी है। ये संविधान जो है, ये जो कानून है, रूल ऑफ लॉ, तो हमें हमारी पीढ़ियों के लिए बनाकर रखना है, पीढ़ियों के। लेकिन जगत शर्मा जी, पीढ़ियों के लिए तो जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की ऐसी कहानी सुनाएंगे किसको? लोकतंत्र की ऐसी कहानी जब हम बचेंगे तो हमारी पीढ़ियां, हम क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को? आज हम नहीं बोलेंगे, सब कुछ जानते, देखते, बूझते हुए भी जो हमारी आंखों के सामने साफ दिख रहा है, हम अपने बच्चों से कैसे नजरें मिलाएंगे? चंद्रशेखर जी, यही एक सवाल है। कोशिशें जो हो रही है चुनी हुई सरकारों पर, खुलेआम एक रास्ता नहीं बचता तो दूसरा रास्ता काम में लेते हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जो जांच चल रही है एसओजी की, ये स्पष्ट है बीजेपी जिस स्तर पर अब उतर आई है कि अगर वो जांच पूरी सही तरीके से होती है तो इन लोगों के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत हैं कि इस जांच में बड़े बड़े लोगों के चेहरों पर से नकाब उतरेगी। अब बीजेपी का खेल सरकार अपनी बनाने का कम रह गया है, अपने उन चेहरों को बचाने का ज्यादा रह गया है। लेकिन सरकार गहलोत सरकार बनी रहती है तो जांच होगी और उन चेहरों पे से नकाब उतरेंगे। उसको रोकने के लिए सरकार को गिराना ये लोग बहुत जरूरी समझ रहे हैं कि इस सरकार को गिराया जाए, नहीं तो हम नंगे हो जाएंगे बिल्कुल जनता के बीच। आप व्यथित हैं बहुत, ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत व्यथित हैं भीतर से। कहीं जो ये सियासी परिदृश्य है, एक लिमिट तक जाके, मतलब बच क्या जाएगा? अगर रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया हमारे देश से, अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तो बच क्या जाएगा? आप बताइए मुझे, क्या बच जाएगा सर? और शायद कहीं भी जाके फिर तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है ना।
आप झोला लेके निकलिए और 10-5 एमएलए को खरीद लीजिए और अपनी सरकार बना लीजिए। आप काफी व्यथित हैं, कहीं लग रहा है आपको कि कहीं गलत कुछ हो रहा है और शायद सर बहुत गलत हो रहा है, मेरी बात सुनिए। हम्म राजस्थान की एसओजी टीम को हरियाणा पुलिस ने रोका, मैं धक्का मुक्की भी हुई, कर्मा हुई। आप कल्पना कीजिए अगर वो एक कोई गरम दिमाग का पुलिस वाला होता, कोई गरम दिमाग का, और सरकमस्टांस कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि आदमी का नियंत्रण अपनी भावनाओं पर नहीं रहता। अगर वहां कोई एक अनहोनी हो जाती है और पुलिस के बीच में आपस में क्लैश हो जाता, तो ये आर्म्ड सिविल वार की स्थिति में है या नहीं, हम एक सशस्त्र गृह युद्ध की स्थिति में है या नहीं। आगरा यूपी बॉर्डर पर आपको ध्यान है, राजस्थान यूपी बॉर्डर पर आगरा में क्लैश हुआ था, भरतपुर आगरा बॉर्डर पे वो हुआ जी। आज भाजपा ने मांग है कि स्टेट में राजस्थान में सीआरपीएफ लगाया जाए। मतलब क्या चाहते हैं ये लोग? अब सशस्त्र जो बल हैं देश के आपस में एक दूसरे के, कुछ बल एक राजनीतिक दल के सरकारों के नियंत्रण में है, कुछ बल दूसरे राजनीतिक दल की सरकारों के नियंत्रण में, तो क्या उन सशस्त्र बलों को आपस में लड़ा दिया जाए अब? लेकिन जिस तरह जगत शर्मा जी, जिस तरह अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता राजभवन को घेर लेगी, तो उसी के मद्देनजर ये शायद ये कदम उठाया जा रहा है। चेतावनी नहीं है सर, लोकतंत्र में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंतिम युद्ध तो सड़कों पर ही लड़ा जाता है। अंतिम युद्ध जब कानूनी रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, आप बताइए क्या करें अशोक गहलोत इस समय? राजस्थान का नाम पूरे देश दुनिया में, हर सरकार की बुराई करनी चाहिए, एक जागरूक नागरिक को कमियां निकालनी चाहिए, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजस्थान सरकार का काम कोरोना का मुकाबला करने में बहुत अच्छा रहा था अन्य सरकारों के मुकाबले। एक सरकार कोरोना काल में इस तरीके से काम कर रही है, उस स्थिति में आप उसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज को अशोक गहलोत क्या करें? अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या करना चाहिए उनको? कानूनी रास्ते सारे अपना कर देख लिए उन्होंने। लगता है कि जो सियासी परिदृश्य है, सियासी परिदृश्य राजस्थान का, वो कहीं गलत दिशा में जा रहा है। राघव शर्मा, सियासी परिदृश्य पर राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, व्यथित होकर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। क्या लग रहा है राजस्थान में सीआरपीएफ को सुरक्षा दी जानी है? कहीं एक ये मांग उठने लगी है राजभवन की, तो कहीं ये सशस्त्र बलों के आपस में जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, कहां जा रही है सियासत राजस्थान की, और क्या नजीर पेश की जा रही है भारतीय लोकतंत्र में? जी देखिए, मुझे तो पूरा ये लग रहा है कि मीडिया ट्रायल की जगह अब राजनीतिक ट्रायल जो है वो होने शुरू हो गए, जिनके कारण से जो है समीकरण जो है एक के बाद एक लगातार बुने जा रहे हैं और आगे की तरफ हुए जा रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा, जो आवेश में आके कहा, या फिर दिग्भ्रमित होकर कहा, या फिर उनकी जबान फिसल गई, या फिर उन्होंने सदैव शब्दों में कहा, लेकिन साफ तौर पे कि राजस्थान की जनता आकर राजभवन को घेरेगी। उनका ये कहना है कि राजस्थान में पूरी राजस्थान की जनता जो है इस समय कांग्रेस के साथ में है, और कांग्रेस जो है अपना कुनबा बचाने में, अपना सूबा बचाने में पूरी तरह से सक्षम है। वो पूरे मंत्रियों को ले आके, पूरे अपने विधायकों को ले आके वहां पे बैठा चुके हैं, और वहां पे नारेबाजी भी हो चुकी है। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं, लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे भी लग चुके हैं, अम्बेडकर बचाओ, अम्बेडकर साहब जिंदाबाद के भी नारे लग चुके हैं वहां पे। तो एक तरह से जो अपने राजनीति के अधिकतर पत्ते थे वो अशोक गहलोत ने खोल दिए। वो आज आप पूरा देखेंगे तो समय टाइम द टाइम ये पूरी चीज होते रही, आधे से पौने घंटे के अंतराल के बीच में। सुबह पहले कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आने के बाद में जो है अशोक गहलोत की बाइट आई, अशोक गहलोत की बाइट आने के बाद में अशोक गहलोत और सभी विधायक जो है 4 बसों के अंदर भर के निकले। हर चीजें आधे से पौने घंटे के अंतराल के बीच में हुई है, और सारे राजभवन पहुंचते हैं। पहले इनको कहा जाता है कि सिविल लाइन फाटक तक इनको रोका जाएगा पूरी बसों को, और फिर पैदल मार्च करते हुए जो है राजभवन तक जाएंगे। तो सचिन पायलट का घर देखें तो वो राजभवन से लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, राजभवन सेंटर में पड़ता है, और सबसे पास में पड़ता है सीएम हाउस। अब सीएम हाउस और राजभवन के बीच में, दोनों के बीच में बिल्कुल
आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दूरियां भी इतनी हो चुकी है कि कुछ कह नहीं सकते। आज जब खुद मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि राज्यपाल भी किसके जो दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किस बात में अड़े हुए हैं, किस बात की दिक्कत आ रही है। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि मुझे कोरोना को लेकर भी जो है स्थितियां स्पष्ट करनी है, राजस्थान में जो दूसरे हमारे विपक्ष है उनसे भी बातें साझा करनी है, कोरोना को लेकर उनसे भी विचार व्यक्त करने हैं, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करनी है और इसलिए यहाँ से जो है सदन को बुलाया जाए। तो उन्होंने काफी विधि करी, उन्होंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारे काम किए, पत्र लिखा, फोन किया, बात करी, मैसेज भेजा, हर चीज करी उन्होंने। तो उसके बाद फिर उन्होंने आज जो है गुस्से के अंदर कहा कि भाई राजस्थान की जनता जो है घेर लेगी। उन्होंने अपना चाहे बाहुबल दिखाना चाहा हो या अपनी बात रखनी चाहिए हो या पुष्टता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए हो, क्योंकि कोरोना काल के अंदर देखा जाए तो इनकी पीठ थपथपाई गई थी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि उन्होंने अच्छा जो है पूरा यहाँ प्रशासनिक कार्य देखा, पूरा कंट्रोल किया राजस्थान के अंदर। और अब राजस्थान में बीजेपी सरकार ने जो है इनके पूरे इन बयानबाजी को लेते हुए सीआरपीएफ जो है यहाँ पे लगाने की बात कह दी कि राजस्थान के अंदर जो है सुरक्षा पूरी सीआरपीएफ की, खास तौर से राजभवन की जो है सीआरपीएफ के हाथ में दे देनी चाहिए। तो मैं ये नहीं मानता कि सीआरपीएफ की जरूरत पड़ेगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनता समझदार है इतनी, राजस्थान की जनता इतनी आक्रोशित नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है, सिक्के का हम दूसरा पहलू देखें तो कांग्रेस जो है इस समय पूरी तैयारी के अंदर है। कांग्रेस बाड़ेबंदी के अंदर थी, लेकिन तैयारी या कांग्रेस की पूरी है अपनी तरफ से कि सरकार जो है कहीं भी ना जाए और अंक गणित जो वो बता रहे हैं पूरा अंक गणित मिले और फ्लोर टेस्ट वो जीते हैं। वो पूरा ये दिखाने में लगे हुए हैं, अपना दमखम पूरा दिखाने में लगे हुए हैं। उनके कुछ नेता बाहर से जो है पूरी प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार जो है लोगों संपर्क में है और होटल के अंदर से भी जो है मोबाइल से दूसरे अपने लोगों से संपर्क के अंदर है, अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में है। तो बहरहाल कांग्रेस जो है पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन के मूड में है और अब खुल के सामने आ चुकी है। फ्लोर टेस्ट लेना है, फ्लोर टेस्ट ले लो, आपको जिस तरह का टेस्ट लेना है वो टेस्ट ले लो। बोले ये मेरे विधायक खड़े हैं और इनकी संख्या इतनी है और उनका जो है शपथ पत्र भी जो है सौंपा बताया गया है राज्यपाल को कि उनको हस्ताक्षर किए हुए जो है लेटर जो वो भी जो है उनको दिए गए हैं। अब ऐसे में राज्यपाल मौन है, उनकी तरफ से भी टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है, आप आइए, आप बैठिए और ऐसी कोई बात नहीं है। सदन एकदम से नहीं बुलाया जा सकता अति विशेष परिस्थितियों के अंदर भी। तो अशोक गहलोत के लिए तो और कांग्रेस के लिए तो खास तौर से ही अति विशिष्ट स्थिति है ही। तो ऐसे में जो है उनकी सदन बुलाने की मांग है, मैं नहीं मानता कि गलत है। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो है उनकी मांग तो उनके लेवल पे सही है, क्योंकि इससे पहले जो बातें आई थी उनकी उनका फ्लोर टेस्ट हो, ये हो वो हो, उनके पास विधायक नहीं है। अब जब वो सब विधायक लेके पूरी टीम लेके पहुंच गए तो फिर जो है सदन बैठा देना चाहिए या फिर जिस भी तरह से कार्रवाई करी जानी चाहिए, चाहे कंप्यूटर के द्वारा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्रवाई करें, उस तरह से कार्रवाई करके देख ले। ऑप्शन कई खुले हैं, ऑप्शन कई हैं, मार्ग कई हैं। लेकिन बीजेपी तो कुछ सवालों को लेके ही बैठी है कि सीआरपीएफ लगा दी जाए यहाँ पे और कोरोना को देखा नहीं जा रहा, और तीसरा जो है राजभवन को घेरने की धमकी। तो ये तीन सवाल भाजपा के दिमाग में अभी घर किए हुए हैं। भाजपा के ऊपर जो है कई आरोप जो है बिना नाम दिए अशोक गहलोत ने कल लगाए थे, क्योंकि उनके रिश्तेदारों के यहाँ पे, उनके मिलने वालों के यहाँ पे लगातार ईडी और आईटी कार्रवाई हो रही थी। तो ये बात भी जो है जोड़ के देखी जा सकती है कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर ये तो हर व्यक्ति को पता है, सबको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, चिंगारी कहीं तो लगी है, तो इसलिए आग तो भड़की है। तो साफ तौर से जाहिर सी बात है कि इस समय वो काफी आक्रोशित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जगत शर्मा जी, ये कहीं ऐसा हो रहा है कि जो भाजपा और कांग्रेस की जो लड़ाई है दिल्ली की, उसका कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है जयपुर। सर चंद्रशेखर जी, ये लड़ाई अब भाजपा कांग्रेस की नहीं रह गई, ये लड़ाई लोकतंत्र के लुटेरों की और लोकतंत्र बचाने वालों की रह गई है। आप यकीन मानिए, जिस स्तर पर उतरकर भाजपा खेल रही है ये पॉलिटिकल गेम को राजस्थान में, ये लड़ाई अब भाजपा कांग्रेस की नहीं रह गई है। जिस तरीके से
सेट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वॉयलेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से नैतिकता वैतिकता तो छोड़ दीजिए आप, वो एक अलग चीज है, नैतिक मूल्यों की तो अपेक्षा ही नहीं है कोई, लेकिन जो क्लियर कट नॉर्म्स बने हुए हैं उनका वॉयलेशन करके आप बिहेव कर रहे हो पॉलिटिक्स में, तो कैसे चलेगा। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं, आज जो गहलोत साहब गए हैं राज्यपाल महोदय से सत्र बुलाने की मांग करने के लिए, इसका कोर्ट के वर्डिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। गहलोत साहब ने कल ही चिट्ठी लिख दी थी सत्र बुलाने की, कोर्ट का वर्डिक्ट आज आया है, तो सत्र बुलाने की जो प्रार्थना है गवर्नर साहब से वो कल ही कर ली गई थी। 3 बार मिल चुके हैं और कर चुके हैं। और अभी रणवीर सुरजेवाला ने एक सवाल पूछा है कि रणदीप सुरजेवाला ने कि आर्टिकल 174 में क्यों नहीं बुला सकते सदन विधानसभा सत्र। बिल्कुल क्लियर कट है, आर्टिकल 174 में राज्यपाल महोदय को कैबिनेट की सिफारिश पर सत्र बुलाना ही पड़ेगा। राज्यपाल अपनी मर्जी से सत्र बुलाने नहीं बुलाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है उनके पास। अगर मंत्रिमंडल ने संकल्प पारित करके उनके पास भेज दिया सत्र आहूत करने का, तो वो बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है उनका सत्र बुलाने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। जगत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। राघव शर्मा, सियासी कुरुक्षेत्र में जयपुर राजस्थान तब्दील होता जा रहा है और जो दिल्ली की लड़ाई है वो कुरुक्षेत्र बनाकर राजस्थान में लड़ी जा रही है। आखिर राजस्थान ही क्यों चुना गया है इस लड़ाई के लिए, यह वजह जानना चाहते हैं आपसे। जी देखिए, पहले कर्नाटक, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और अब राजस्थान चूंकि राजस्थान की पीठ थपथपाई गई। कोरोना काल में जो है राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया। राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल था, उस भीलवाड़ा मॉडल को जो है सबके सामने लाया गया, प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया और अच्छी तरह उसको सराहना मिली। इसके साथ ही हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप में मजेवे राजनीतिज्ञ जिनको कहा जाता है वो है, तो उस चीज को लेके भी जो है राजस्थान को चुना गया। वहीं पे जो देखा जा रहा था कि भाई हाँ, कुछ लोगों को तोड़ के, क्योंकि सचिन पायलट की पहले से ही जो टसमस जो थी आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, एक तरह से हम कह दें कि टॉम एंड जेरी की लड़ाई जिसको बोलते हैं, बच्चे जिसको देखते हैं, उस तरह की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये आपस में बोल नहीं रहे, आपस में देख नहीं रहे, लेकिन बिल्कुल उनकी आंखों में वो तंज था, वो बात थी कि उस तरह की लड़ाई जो है लगातार जारी थी। हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा जुड़ चुके हैं। ए.के. मिश्रा जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। ए.के. मिश्रा जी, जो राजस्थान में कुरुक्षेत्र बनाकर दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही है पक्ष और विपक्ष में, और राजस्थान जिस कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है, क्या लगता है आपको कि लड़ाई किसके बीच में है, सत्य और असत्य के, या सत्ता और विपक्ष के, या फिर किसके बीच में ये लड़ाई? देखिए, ये लड़ाई न तो दो पार्टियों के बीच में है, सत्ता और विपक्ष के बीच में भी नहीं है, और ये सत्य और असत्य की भी लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है दो दिग्गजों के आपसी क्लैश की लड़ाई है, आपसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की। दोनों ही दिग्गज वाकई में अपने आप को दिग्गज मानते हैं, उनकी पृष्ठभूमि रही है, और दोनों ही ये समझते हैं कि जो कांग्रेस की जीत वहां पे हुई है वो उनके कारण हुई है। तो इस कारण ये लड़ाई चल रही है, और दोनों ही मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं न कहीं नेपथ्य में चले गए हैं। कांग्रेस आला कमान का भी आप कोई बयान नहीं सुन रहे हैं, आला कमान का कोई बयान नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट पीछे से ये लोग काम कर रहे होंगे, वो दूसरी बात है, फ्रंट पे कोई नहीं आ रहा है। तो ये दो चीजों की लड़ाई है, एक बयान पे दो तलवार नहीं रह सकती है। ये कांग्रेस के साथ कई जगह से प्रॉब्लम है, एमपी में भी यही प्रॉब्लम। एक्चुअली ये जनरेशन गैप भी है, पॉलिटिकल जनरेशन कहते हैं कि एक पहले की जनरेशन जैसे गहलोत पड़े हुए हैं, जो कई लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस जो पुराने नेता है वो दूसरों को उभरने नहीं देते हैं। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है। सत्ता की मलाई 15 साल 20 साल के बाद जहाँ पे मिले तो उसको कौन नहीं छकना चाहेगा। और जो नवयुवा है उनको लगता है कि हमने काम ज्यादा किया है तो हमें जो है ये चीजें मिलनी चाहिए, सत्ता का शासन का सुख हमें मिलना चाहिए। सारा मामला यही। बिल्कुल। राघव शर्मा, ये जो तमाम सियासी लड़ाई है, उधर मणिपुर से खबर आ रही है कि 10 अगस्त को विधानसभा सदन चलाने की मंजूरी दे दी है विधानसभा सत्र की। तो ये सब जो सियासी लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं अब टकराव में जो अंतिम बाजी है, कहीं लड़ाई उस पर आ गई है, शहर मात पर। राघव शर्मा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी,
राघव शर्मा, शह और मात पर पूरा जो सियासी खेल है वो आ गया राजस्थान में। जी बिल्कुल, जैसे मणिपुर में जो इजाजत दी गई, वहीं बताऊं मैं आपको, राजेंद्र राठौड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कोरोना वायरस को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई थी राज्य सरकार की ओर से, तो उसके अंदर जो चीजें थी उसके अंदर एक सदन भी लिखा हुआ था। तो उस बात को इंगित करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब खुद राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, उसके अंदर सदन भी लिखा हुआ है, कार्यवाही नहीं होगी, तो फिर ऐसे में प्रेशर क्यों डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अभी लड़ाई जो है वो खुल के मैदान के अंदर दोनों आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन तर्कश के अंदर तीर किसके बाद कितने कितने हैं वो ये देखने वाली बात होगी इसके अंदर कि कौन कितनी लंबी पारी का घोड़ा बन पाता है, कौन किससे जीत पाता है, क्योंकि ये अहम और मैं की लड़ाई जो है पूरी तब्दील हो चुकी है। बिल्कुल राघव शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। AK मिश्रा जी, ये जो टकराव है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपसी टकराव है, एक कहीं एक जनरेशन गैप है, लेकिन सबका अपना अपना एक दावा है, लेकिन इस दावे के बीच में पिस तो जनता रही है। आपको रोकना चाहेंगे एक बार, गहलोत, अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। उसको भी वेलकम करना चाहिए था। ये परंपरा रही लोकतंत्र की, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पे बहस करेंगे, लॉकडाउन में जो तकलीफ हुई है आर्थिक रूप से उस पर बहस करेंगे, पूरे हाउस को हम लोग विश्वास में लेंगे। पहले भी हमने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तमाम विधायकों के साथ में, चाहे पक्ष के थे चाहे विपक्ष के थे। कई अच्छी राय आई थी, उनको हमने माना था। यही परंपरा होती है। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने जाके रिक्वेस्ट करी है। मुझे कहते हैं संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। कुछ क्वेरी जो होती है मान लीजिए उनकी, तो वो म्यूचुअली बात करके सरकार के साथ में, कल रात को ही मैंने उनको निवेदन किया, कुछ आपकी क्वेरी भी है तो आपके सेक्रेटरी टू गवर्नर, सेक्रेटरी टू CM से बात करके वो क्वेरी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। क्या कारण है कि आपने कल उसको फैसला नहीं सुनाया। आज हमने फिर निवेदन किया है कि आप कृपा करके जल्दी से जल्दी इस फैसले को सुनाएं, जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब फैसला आए, कब हमें शांति मिले। लोगों में बहुत आक्रोश भी है। इतने दिन से कोई होटलों में बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथी गए हुए हैं वहाँ पर हरियाणा के अंदर बंधक बनाए हुए हैं। हमने तमाम विधायकगणों को कहा है कि हमें गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसी रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी अप्रोच के साथ में हम बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, जिनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है, पक्ष विपक्ष उनका सम्मान करता है देश के अंदर, दुनिया, दिल्ली के अंदर भी, और वो दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि संवैधानिक पद जो होता है, शपथ ली जाती है, उनको कई मौके ऐसे आते हैं जिंदगी के अंदर निर्णय करने के वक्त में उनको बोल्डली निर्णय करना चाहिए। इतिहास में नाम तभी दर्ज होता है तब आप अपना संवैधानिक कर्तव्य पूरा करो। मैं यकीन करता हूं कि वो हमें जल्दी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद में चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी सेशन शुरू हो और तमाम समस्याओं के बारे में हम चर्चा करें। ये हम लोग ने तय किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डिपेंड करेगा कब पत्र देते हैं, वो क्या लिखते हैं, उसके बाद में तय करेंगे हमें क्या करना है। उम्मीद करते हैं कि जो उनकी क्वेरीज है जिनके कारण से ये फैसला वो नहीं कर पाए होंगे, वो क्वेरीज जब हमें बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि जल्दी बता देंगे वो, उसके बाद में हम फैसला करें हमें क्या करना है। अध्यक्ष से कुछ
जोड़ना चाहें। एक सिर्फ एक मिनट प्रदर्शन के लिए बोला है। एक मिनट बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। काफी दिनों से आप सब देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र के तहत अदृश्य शक्तियां जो दिल्ली में बैठी हैं, वो महामहिम जो संवैधानिक पद धारे किए हुए हैं, उनको भी प्रभावित करने की कुचेष्टा कर रही हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, जिसने लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात खून पसीना बहा करके यहाँ पर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो कार्यकर्ता की भावना है। लोग चाहते हैं, 8 करोड़ लोग प्रदेश के चाहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार 5 साल हमारे लिए काम करे, कल्याण के काम करे, हमारे सुख दुख में भागीदार बने। उस काम को जिस प्रकार से हमारे कुछ लोगों से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व जिस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, उसका पर्दाफाश करने के लिए हमारी कैबिनेट ने जब फैसला किया कि हमारा सत्र बुलाया जाकर के विधानसभा का, और यहाँ पर हम बहुमत साबित करेंगे जिससे वो जो अपहरण किए हुए विधायक हैं वो भी आ सकें, अपनी आत्मा की बात कर सकें, हम सब भी अपनी बात कर सकें, ये भ्रम समाप्त हो पूरे प्रदेश में जो फैला हुआ है। लेकिन उसको भी हाईजैक करने का कुप्रयास किया जा रहा है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि कल 11 बजे सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए, षड्यंत्र के खिलाफ पूरे कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन करेंगे। और अगर AK मिश्रा जी, संवैधानिक जो दबाव है, कहीं उसकी बात करें, संवैधानिक दबाव में नहीं आना चाहिए, स्वतंत्र फैसला लेना चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं। लेकिन जो सियासी संकट है वो बरकरार है, और गवर्नर हाउस के गार्डन में जो विधायक बैठे हुए हैं, सियासत किस ओर जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत जी बहुत पुराने और मध्यम राजनीतिक हैं। उन्होंने राज्य के हर की समस्याओं को देखा है प्रैक्टिकली अपने राजनीतिक जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी को ये सब चीजें पता नहीं होगी, किसका पासा उल्टा पड़ गया, किसका पासा सीधा पड़ रहा है, ये चीजें अशोक गहलोत जी को पहले से पता थी। उनको पता था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। यही अशोक गहलोत जी है जो कि 3-4 दिन पहले तक दहाड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है, वो विनर हैं। अब प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई संवैधानिक प्रॉब्लम है या चैलेंज है, तो संवैधानिक तरीके से स्टेप उठाने के लिए दोनों पक्षों को अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष इन चीजों को देख रहे हैं, बातें अपने न्यायालय में है, अब संवैधानिक तरीके से ही इसका निदान होगा। फिलहाल ये प्रॉब्लम अब आगे थोड़ी सी और चलेगी, इतने आसानी से। बिल्कुल, आपसे सवाल लूंगा। अनिल कुमार जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। अनिल कुमार, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। अनिल कुमार जी, ये जो चल रहा है सियासी संकट, जो कुरुक्षेत्र बना हुआ है राजस्थान, ये किस ओर जा रहा है? राजस्थान की जो सियासी लड़ाई है, उस लड़ाई से क्या संदेश निकल के सामने आ रहा है? संदेश साफ है। पूरी देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि देश के लोगों ने जो खुलकर कोरोना महामारी से निपटने के लिए खुलकर जो दान दिया था, वो पूरा दान PM केयर्स फंड में जाता है, और उसका इस्तेमाल कैसे MLA की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करने का जो षड्यंत्र है, वो पर्दाफाश काफी हद तक हो चुका है और बाकी आगे हो जाएगा। लेकिन एक बात तो सिद्ध है कि इतना पैसा बरसाने के बाद, इतना प्रलोभन देने के बाद भी राजस्थान में जो सियासत है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं का विश्वास कांग्रेस बने रहने में है, वो आपको आगे सामने आ जाएगी कि कांग्रेस की सरकार ही रहेगी। और जो इस तरह से जो इस चंगुल में, इस चक्र में बीजेपी ने फंसाने की कोशिश की है, उनका भी पर्दाफाश होगा। और हम सबको पूरा भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास है। अब हमें उम्मीद है कि ये जिस तरह से जगह जगह कठपुतली की तरह इस्तेमाल इन्होंने किया है, कहीं एक थोड़ा डर भी है कि कहीं ये राजस्थान में ये इस तरह से न्याय व्यवस्था को कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल न कर ले। एक ये भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा आघात, एक चोट होगी यदि ऐसा होता है तो। और हमारा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनी है और बनी रहेगी राजस्थान में।
AK मिश्रा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने आरोप लगाया है कि PM केयर फंड का पैसा विधायकों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इसको, पूरे मामले को? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सब जांच का मामला है। कुछ भी हो, जांच की जो एजेंसियां हैं, आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते रहेंगे। सवाल ये है कि राजनीति को लेकर जो संकट पैदा हुआ है, उसका पटाक्षेप कहां पर जाकर के होता है, ये देखना अब बड़ा दिलचस्प हो गया है। कौन सा पक्ष संकट जाता है, बाजी की तरफ जाएगी। आरोप बहुत सारे लगते रहे, पक्ष तरफ विपक्ष तरफ से भी, दोनों पक्षों से लगते रहेंगे। अल्टीमेटली ये देखना है कि हाँ, जो अब देखिए, गहलोत जी ने बहुत सोच समझ के पासा पलटा था। उन्होंने बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, सारी चीजें हैं, सारे संवैधानिक सबूत जो है, कानून के हिसाब से जो सबूत होने चाहिए, वो अगर आपके पास हैं, तो आप क्यों रुके हुए हैं? आप उन सबूतों का प्रयोग करिए संवैधानिक तरीके से, और जो भी हो, आप इस चीज को, दुनिया को, कानून को, ये सब बताइए कि हाँ भाई, ये गलत है, ये सही है। डिसीजन आपके फेवर में होगा। तो आपको लगता है कि जो सियासी जो संघर्ष चल रहा है, उसमें गहलोत को भी पत्ते खोलने चाहिए, लेकिन सचिन पायलट तो मौन है। गहलोत ही लड़ाई लड़ रहे दिख रहे हैं, अभी पायलट कहीं दिखते नहीं है। नहीं, देखिए, हो सकता है पायलट की ये रणनीति हो, हाँ, क्योंकि 2-3 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद बहुत जबरदस्त तरीके से जो है पटाक्षेप हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो लोगों की अपनी अपनी रणनीति है। अगर पायलट नहीं दिख रहे हैं तो गहलोत जी भी थोड़े से शांत, उतने आक्रामक नहीं है जितने पहले थे। हो सकता है सोच समझ के दोनों पक्ष जो है, चूंकि अब ये कानून के दायरे में चला गया है, तो वो चीजें हैं, देखना है कि हाँ, कहाँ पे जाकर के ऊंट किस करवट पे बैठता है। ये दोनों पक्ष अपनी अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी रहेगा। जरूरी है इंतजार, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं। डॉक्टर अनिल कुमार, जो कहीं एक सियासी संकट बरकरार है राजस्थान में, उसमें तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के ही दोनों गुट हैं, वही आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो बीजेपी को भी मौका क्यों मिलता और किसी और को भी मौका क्यों मिलता? नहीं, ये पूरी तरह से, इस तरह से कहना पूरा सरासर गलत होगा कि आज जो आप जानते हैं कि लोकतंत्र ने किस तरह से लोकतंत्र के स्तंभों को ढाने के लिए पूरी लॉबी एकजुट हो चुकी है, पूरी ताकत के साथ लोकतंत्र के स्तंभों को चोट पहुंचा रही है। आप देखेंगे कि अभी मेरे भाई ने अभी सवाल का जवाब दिया कि PM केयर्स के लिए एजेंसी जांच होगी। आपको मैं बता दूं कि RTI के दायरे में तो उसको दूर रखा गया, सूचना अधिकार अधिनियम के दायरे से वो दूर है PM केयर फंड। तो जांच किसकी करेंगे और वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी जांच कैसे होगी? सवाल उनके ऊपर है। क्यों ऐसा? यदि उनके दाग में काला नहीं था तो क्यों उसको इस जांच एजेंसी से दूर रखा गया? लेकिन अब ये सियासी संकट हल कैसे होगा? कैसे सचिन पायलट और गहलोत एक जगह आएंगे? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतना आगे बढ़ चुके हैं कि कहीं एक सड़क पे आने का रास्ता तो बंद हो चुका है। और जिस तरह वहां गवर्नर हाउस के गार्डन में कहीं गहलोत अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सदन नहीं बुलाया जा रहा है, तो ये सियासी संकट किस ओर ले जा रहा है राजस्थान को? ये एक बीजेपी का फैलाया हुआ एक चक्रव्यूह था। महाभारत में भी आपने अभिमन्यु के सामने इस तरह की चुनौती आई थी और उसने उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए वापस कौरवों पे विजय प्राप्त की। उसी तरह से बीजेपी का चक्रव्यूह है। इसको कांग्रेस के नेता धीरे धीरे समझ जाएंगे और सामने कांग्रेस की सरकार को मजबूती के साथ बनाए रखेंगे। बिल्कुल। AK मिश्रा जी, जो सियासी संकट ये जो मौजूद इस समय है राजस्थान में, और जिस तरह से रोज नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं लोकतंत्र गलत दिशा में जा रहा है या आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए नजीर गलत साबित होगी? शायद AK मिश्रा जी का संपर्क हमसे टूट चुका है। डॉक्टर अनिल कुमार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है। ये जो सियासी संकट खड़ा हुआ है इस समय और जो लड़ाई जितनी आगे बढ़ी है, क्या इसमें सिर्फ गहलोत जिम्मेदार है या पायलट जिम्मेदार है? कांग्रेस को भी ये लड़ाई ऊपर से सुलझानी चाहिए थी। आपको लगता है ये बात? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत है कि गहलोत की गलती है या पायलट की गलती है। कुछ कभी कभी गलत फहमियों की शिकार भी हो जाते हैं और दूसरा वर्ग इस गलत फहमी का फायदा उठाकर उस चक्रव्यूह बनाता है, एक जाल बनाता है, उस जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि जो MLA कुछ इस तरह से गए हैं, वो कुछ समय के लिए वो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और
एक समय आने पे वो सब पर्दे हटेंगे और आपके सामने सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल सच्चाई सामने आएगी। समय का अभाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। राजस्थान में जो सियासी संकट है उसका हल कैसे निकलेगा? रोज नए नए दाव, रोज नए नए पैंतरे खेले जा रहे हैं, लेकिन अब पूरी जो राजनीतिक एक सियासी लड़ाई है वो शह और मात के खेल पर आ चुकी है। अब देखते हैं कि राज्यपाल का निर्णय क्या होता है। बीजेपी क्या चिट्ठी राज्यपाल को सौंपती है, कांग्रेस के बारे में जो परेड है उसके बारे में राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं। बहरहाल आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।